बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.3 उसके क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट्स करते हैं। पार्ट 2 है 3 + 2 ओवर x होल पावर -1/3। स्टूडेंट्स, हमने इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला लगाना है और बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला तब लगता है जब अंदर बेस में शुरू में 1 हो, यानी एक टर्म 1 हो और दूसरी जो मर्जी हो। हम 1 इसलिए बना रहे होते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में आगे आसानी हो, तो दैट्स वाई हमने उधर भी हमने ए और बी में से ए इसलिए कॉमन लिया था कि एक कैलकुलेशन 1 हो जाए और उसको एक वैल्यू 1 हो जाए और उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पे हमने 1 बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 1 बनाना है, तो 3 फिर कॉमन लेंगे। तो 3 जैसे ही कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो वो अंदर डिवाइड करती है, यहाँ 1 बन जाएगी वैल्यू और नीचे यहाँ 3 आ जाएगा। 1 + 2 ओवर 3x और होल पावर -1/3। इस पे अब अलग होल पावर जो -1/3 है, इस पे अलग पावर ले लें और इस पे अलग पावर ले लें। अब इसको आपकी मर्जी है, पावर नेगेटिव को नीचे लेकर आए या ना लिखें, ऐसे मर्जी आप। और इस पे अब हमने आगे क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। तो ये पूरी चीज नीचे अलग से लिख लेनी है, 9 लफ्ज लिख लें, कंसीडर लिख लें, सिंस लिख लें। अब ये चीज तो एंड तक आती रहेगी, हमने आगे इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला? 1 प्लस ये अब n और ये x, वो वाला फार्मूला लगे। 1 + nx प्लस n इंटू n -1/2 फैक्टोरियल, इस पे स्केयर, इसका स्केयर, प्लस n इंटू n -1 n -2 ओवर 3 फैक्टोरियल x का क्यूब, यानी 2x ओवर 3 का क्यूब। अब आगे बच्चों इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें। ये वैल्यू बनेगी -2 ओवर 9x। यहाँ पे देखें ये -1/3, इसको सॉल्व करें, एलसीएम लें, -4/3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, वो 2 हो जाएगा 4 ओवर 9x के। सिमिलरली इसका एलसीएम लें, -4/3, इसका एलसीएम लें, -7/3, टोटल ये वैल्यू बन जाएगी डिवाइडेड बाई 6। ये देखें साथ -1/3 उसी तरह से, और ये जो है 8 ओवर 27x क्यूब। स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा फाइनल आंसर है, देख लें इसको। नाउ सीरीज विल कन्वर्जेंट इफ, अब x की बजाय ये चीज है, यानी 1 के साथ जो भी चीज होगी उस पर हमने कंडीशन लगानी। सीरीज विल कन्वर्जेंट इफ दिस वन इज लेस देन 1। अब यहां से आपको x बनाना है। पहले तो देखें ना, x नीचे है, दैट्स वाई रेसिप्रोकल लेंगे। जब भी इन इक्वलिटी में बच्चों रेसिप्रोकल लेते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये देखें ना, लेट आप लिखते हो 10 इज लेस देन 1000। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लें, इधर भी और इधर भी। मैं अब जान के अब भी यही साइन लिख रहा हूं, तो ये गलत है, जानबूझ के ऐसे मैंने लिखा, ये गलत है। वजह ये है कि देखो ये 0.1 है और ये 0.001 है। दूसरे लफ्जों में ये देख लें, 0.1 और ये 0.001 है, तो ऑर्डर तो चेंज होना चाहिए ना, ये चीज बड़ी हो जाएगी ये बात। तो जब भी हम इन इक्वलिटी में दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये 1 का रेसिप्रोकल 1 ओवर 1, तो ऑर्डर हमने x को बेसिकली ऊपर लाना है। ऑर्डर 2 जगह पे चेंज होगा, इन इक्वलिटी का 2 जगहों पे ऑर्डर चेंज होता है, सिर्फ 2 जगहों पे। कब? जब रेसिप्रोकल लेते हैं या दोनों साइड से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वलिटी में तो भी ऑर्डर चेंज होता है, और जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी ऑर्डर चेंज होता है। यहां फिलहाल ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब 3/2 बाहर आएगा और इसको हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बन गई। यहां तक भी ठीक है, लेकिन हम अगर x की फॉर्म में लिखना चाहें तो मॉड हटाएं तो ये वाली चीज नेगेटिव इधर आ जाती है और उधर पॉजिटिव ही रहेगी। बट इस वक्त ऑर्डर ये है तो ऑर्डर यूं ही रखेंगे। मिसाल के तौर पे इसकी बजाय बच्चों यूं सवाल होता, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं,
तो अब हम मॉड हटाएं तो ऑर्डर जो है वो जो पहले ऑर्डर होगा मॉड हटाने के बाद भी ऑर्डर वही होगा। अगर ऑर्डर यूं है तो मॉड हटाएं तो ऑर्डर यही रहेगा, यानी उसी फॉर्म में रहेगा। जो सामने चीज होती है जब मॉड हटाएं तो पीछे नेगेटिव और सामने पॉजिटिव आ जाती है और ऑर्डर वही रहता है। फिर रिपीट करूं, जो सामने चीज होती है जब हम मॉड हटाते हैं तो वही चीज पीछे नेगेटिव और सामने पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव होती है और ऑर्डर वही रहता है। इधर देखें, जो इधर सामने चीज है मॉड हटाएं तो वही चीज इधर नेगेटिव पीछे और आगे पॉजिटिव हो जाएगी, बट ऑर्डर वही रहेगा, ऑर्डर नहीं चेंज होना। तो यहां से अब आगे ये बाकी दो स्टेप्स हैं, तो ये एक्स पे कंडीशन आ गई है। कोई बच्चा यहां तक भी लिख दे तो ठीक है, क्योंकि मेंशन नहीं है कि एक्स के फॉर्म में यहां यूं आंसर लाना है या यूं आंसर लाना है, सिर्फ उसने कहा है कंडीशन निकालें कन्वर्जेंस पे, तो ये या ये एक ही बात। पार्ट 3 है 5/2 माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। स्टूडेंट्स, हम हमेशा यहां पे 1 बनाया करेंगे, क्योंकि हमने ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इसमें अंदर बेस में पहली टर्म क्या है 1, तो जब यहाँ 1 हो तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लिया करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे 1 ना हो, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, तो हम यहाँ हमेशा फिर 1 बनाएंगे। इसके लिए हम हमेशा यहाँ पे जो भी फिर वैल्यू होगी अदर देन 1 उसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो पहले अंदर से कॉमन लिया, पावर के अंदर से। जब भी कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो दोनों चीजों को अंदर जितनी भी चीजें होती हैं अंदर बेस में उनको वो डिवाइड करती है। तो ये 5/2 इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी। तो 5/2 जब इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 1 होगा, लेकिन ये 3 के नीचे साथ 5/2। आप चाहें तो डायरेक्ट 2/5 भी लिख सकते थे, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रहेगा। तो ये फिर अगले स्टेप में बनेगा -6 ओवर 5x स्क्वायर, लेकिन मैंने दो काम इकट्ठे कर लिए, यहाँ माइनस को आगे शिफ्ट भी कर दिया और यहाँ पे फिर प्लस लिख दिए, माइनस की जगह यहाँ प्लस लिख दिया और माइनस को आगे शिफ्ट कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बाइनोमियल थ्योरम की या बाइनोमियल एक्सपेंशन की, उसमें अंदर प्लस होता है, तो अगर अंदर नेगेटिव आ जाए, माइनस आ जाए, तो आपने फिर प्लस इनटू माइनस करके लिख लेना। आपकी मर्जी है इस पे ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट डालें या ना डालें, एक ही बात है। यहाँ पे मकसद मतलब वही होगा, चाहे ब्रैकेट लें या ना लें। आए जी, अब इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। इस पे ये साथ वैसे और इस पे आगे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। 1 + nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x के। पेपर में फर्ज करो ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिर्फ इतना जुमला लिखना है, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला या बाइनोमियल सीरीज, कोई मर्जी एक लफ्ज लिख ले, एक्सपेंशन या सीरीज, तो पूरा फार्मूला ना लिखें, टाइम्स आया होगा। नेक्स्ट है n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल इसका क्यूब। स्टूडेंट्स, यहां इस क्वेश्चन में उसने हमें बाउंड कर दिया कि सीरीज को कहां तक ओपन करना है, अप टू 4 टर्म्स। तो दैट्स वाई हमने यहां तक जाना है। 4 टर्म से मुराद पहली टर्म में नॉर्मली, अब सेकंड टर्म में हमेशा x होता है, शुरू में 1 होता है और इधर x होता है, या इस तरह से x स्क्वायर वगैरह होता है। तो नॉर्मली ये देखें 1 2 3 4, ये टोटल 4 टर्म्स बन रही। इसमें आगे आपने, यानी ये फार्मूला बेसिकली यहां तक लगता है। इसमें आगे अब आपने कैलकुलेशन करनी है, यहां से अब आगे वो स्टेप है अगला। ये सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें इनको, तो ये चेक कर लें आपके पास ये रिजल्ट बन रहा है। आप इसको चेक कर लें, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये नीचे जो 2 फैक्टोरियल है इसको मैंने 1 ओवर 2 फैक्टोरियल करके बाहर लिख लिया, ये 1/2 और इसको सॉल्व करें तो ये -1/2। ये देख लें ये वाली चीज, 2 फैक्टोरियल जो नीचे था उसको 1 ओवर 2 फैक्टोरियल करके बाहर लिखा, ये 1/2, ये -1/2 और ये 36 ओवर 25x के। फिर इसी तरह से ये 3 फैक्टोरियल है तो इसको +1 ओवर 3 फैक्टोरियल करके बाहर मैंने लिख दिया। ऊपर वाली चीजों को कैलकुलेट किया,
1/2 -1/2 और एलसीएम लेकर इसको भी सॉल्व करें तो -3/2 बनेगा। साथ इसको बच्चों क्यूब को सॉल्व करें, ओपन करें तो ये चीज बन रही है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है। तो अब इनको कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर से फाइनल सॉल्व करें तो ये रिजल्ट। हर पार्ट में उसने हमें ये भी कहा हुआ है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। हर पार्ट में उसने इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 1 के अंदर तमाम पार्ट्स के लिए हमने ये क्राइटेरिया भी देखना है कि अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ एक्स, अंडर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज की कन्वर्जेंस को हमने हमेशा यहां से देखना, जो 1 के साथ टर्म है, यानी जिस चीज पर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला लगाया है उसमें 1 के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हमने x ट्रीट करते हुए, उसको हमने x मानते हुए x इज लेस देन 1 वाली ये कंडीशन लगानी है। इट मीन हमने यहां पे जुमला लिखना है सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, आगे x मॉड की बजाय ये चीज लिखनी है। वैसे तो यहां पे x होता है ना जनरल फार्मूले या स्टैंडर्ड फार्मूले में x है, लेकिन इस वक्त क्वेश्चन में क्या है, x की बजाय ये चीज है। तो इस पर हमने कहना है कि दिस वन वैल्यू x, इसको मानते हुए लेस देन 1, सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x मॉड लेस देन 1, लेकिन x यहां पे ये है। अब इसको सॉल्व करके आगे हमने x पर कंडीशन बनानी है। आपकी मर्जी है, यहां तक भी आंसर रख सकते हैं, लेकिन x तक कर लें तो ज्यादा बेहतर है। हमने बेसिकली क्वेश्चन के अंदर x वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो वेरिएबल पे यानी x पे कंडीशन लगानी है। तो आए अब हमने x पर कंडीशन बनाने के लिए आगे इसको सॉल्व करना है। नेगेटिव पर जब भी मॉड हो तो मॉड उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ज़हन में समझें और 6/5 को बाहर ले आए, वरना आप पहला स्टेप अगला यूं भी कर सकते हैं। मैंने ये स्टेप, स्पेस कम थी तो मैंने ये स्टेप नहीं किया। नेगेटिव का मॉड खत्म हो जाता है, नेगेटिव मॉड के अंदर जो नेगेटिव है वो खत्म हो जाता है। 6/5 1/x²। अब 6/5 को उधर ले जाएं तो उधर जाके ये 5/6 बनेगा, क्योंकि ये 1 के नीचे डिवाइड होगा और फिर ऊपर रेसिप्रोकल 1 के नीचे डिवाइड होगा और फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें x चाहिए, नीचे x पड़ा है, x² पड़ा है, हम दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया। स्टूडेंट्स, जब भी इनइक्वालिटी के अंदर रेसिप्रोकल लेते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। जब भी, ये मैंने पहले भी बताई ये बात, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेट 10 इज लेस देन 10,000, ठीक है। तो ये अब जो है दोनों तरफ हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल अगर ले लें तो अब भी मैं ऑर्डर चेंज नहीं करता हूं, मैं कहता हूं यही चीज होगी, तो ये गलत है। क्यों? ये बच्चों 0.1 वैल्यू है और ये 0.0001 वैल्यू है जी। तो ये फिर इसको हम ग्रेटर लिखते हैं, लेस नहीं लिखते। तो यहां पे भी यही काम हुआ, जब हमने रेसिप्रोकल लिए तो ये ऑर्डर क्या है, चेंज हो गया। यहां तक भी ठीक है आंसर, क्योंकि बुक में पीछे आंसर्स गिवन नहीं है। जब मेंशन होता है कि ये रिजल्ट लाना, तो हम फिर वहां पे वो रिजल्ट लाते हैं। तो कोई स्टूडेंट अगर इधर तक भी छोड़ दे क्वेश्चन को तो मेरे ख्याल में ठीक ही कंसीडर होगा, लेकिन बेहतर यही है कि x की फॉर्म में लाएं, क्योंकि उसने वेरिएबल x पर कंडीशन मांगता है ना। इसमें या इसमें कोई फर्क नहीं है बच्चों, ये मैंने पहले भी शायद बताया, इसमें या इसमें कोई फर्क नहीं। तो बेसिकली वो x वेरिएबल पर कंडीशन मांग रहा होता है, तो बेहतर यही है कि x में कन्वर्ट करें क्वेश्चन को। मेरा ये मशवरा है कि x में कन्वर्ट करें। अब यहां से ये सर चीज कैसे बन गई है, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन समझाने के लिए आपको अलग से बता देता हूं। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें बच्चों, जब भी x² पर मॉड हो तो मॉड का मतलब भी नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता है, और x² का मतलब भी नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता है। तो इट मीन उस वक्त ये मॉड या स्क्वायर में से एक चीज रख लें।
स्केयर तो रहना ही रहना, मॉड खत्म हो जाएगा। इसमें या इसमें कोई फर्क नहीं। एक तो ये बात याद रख लें। दूसरी बात, जब भी बच्चों एक्स स्केयर पर अंडर रूट आ जाए, एक्स स्केयर पर क्या आ जाए, अंडर रूट हो, तो ये एक्स मॉड भी होता है। हम मॉड को हटाकर फिर क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। मॉड को हटा के हम प्लस माइनस डालते हैं, हम डायरेक्ट यूं लिख लेते हैं, तो इनफैक्ट ये चीज होती है। इस पर मैं इंशाल्लाह कभी लेक्चर टाइम मिला इंशाल्लाह तो मैं इस बात पे भी डिस्कशन करूंगा, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि नेगेटिव का मॉड क्यों पॉजिटिव हो जाता है। फिलहाल ये वाली बात और ये वाली बात इधर यूज होने लगी है, प्लीज देखना। ये एक्स स्क्वायर मॉड है, तो इसको आप पहले यूं लिख लो। अगला स्टेप अगर लिखना चाहो, एक्स स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन 6/5। अब हमने बच्चों अंडर रूट लेना है। जब हम अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो नेगेटिव चीज बनेगी। नेगेटिव को हम लेफ्ट पर लिखेंगे और पॉजिटिव को राइट पर। इसका जब हम अंडर रूट लेंगे इधर भी और इधर भी, तो ये देखें अंडर रूट जब लिया, ये भी और ये भी, तो ये जो है ये अब एक्स मॉड बन जाएगा। अभी मैंने बताया कि ये स्क्वायर अंडर रूट मॉड के बराबर होता है, ऐसे चीज बन जाएगी। यानी ये 3 स्टेप मैंने नहीं किए थे, डायरेक्ट आंसर लिखा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर पर मॉड है, तो मॉड का भी काम नेगेटिव को पॉजिटिव करना, नेगेटिव को खत्म करता है, और स्क्वायर का काम भी वही होता है कि ये नेगेटिव को खत्म कर देता है। इट मीन मॉड को हटा दें, एक्स स्क्वायर बन गया। अब जो है दोनों तरफ क्या लेना है, अंडर रूट ले लिया। एक्स स्क्वायर अंडर रूट, अभी बच्चों मैंने बताया एक्स स्क्वायर अंडर रूट बेसिकली क्या होता है, एक्स मॉड होता है। तो इसकी जगह मैंने एक्स मॉड लिख दिया। अब जो है ये चीज, ये वाली मॉड हटाएं, तो लेफ्ट पे नेगेटिव और राइट पे क्या है, पॉजिटिव। ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो मैंने डायरेक्ट ये आंसर बच्चों लिख दिया था, ये स्टेप शॉर्ट करने के लिए। आपकी मर्जी है, बीच में चाहें तो ये स्टेप्स कर सकते हैं। ये आंसर सर, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये स्टेप सही है या गलत है? कोई बच्चा बता सकता है कि कैसे पता चले कि ये चीज सही है या गलत है? सोचें स्टूडेंट्स। ये मुझे इस तरह की बात पहले पार्ट में करनी चाहिए थी, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था इसी क्वेश्चन के पहले पार्ट में। तो यानी मुझे पिछले लेक्चर में भी ये बात करनी चाहिए थी, जहन में नहीं रही, मैं माजरत खा हूं। अब मैं यहाँ पे ये जो है इस तरह की बात कि ये मॉडुलस के साथ ये जो हम रिजल्ट लिखते हैं, ये सही है या गलत है? इस तरह का कोई बच्चे को मुश्किल सी चीज लग रही हो, इस तरह से ये चीज बनी है। और वैसे भी मैं बता दूं कि मॉडुलस में जो हमें कंडीशन मिलती है, उसके मुताबिक हम क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन की बात करें, कैसे बता सकते हैं कि हमने ये जो कन्वर्जेंस के लिए कंडीशन निकाली है, क्या वो दुरुस्त है या गलत है? आए मैं ये इसकी निस्बतन थोड़ा सा मैं एक पिछला पार्ट आसान वाला लेता हूं और उसमें ये बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल आसान सी वैल्यू बनाकर दी है, इससे देख लें। स्टूडेंट्स फर्ज कर लो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाली वैल्यू है और इस पे पावर -1 है। तो हम x वाली वैल्यू पर 1 के साथ जो भी चीज़ है उस पर कंडीशन लगाते हैं कि दिस वन वैल्यू, ये बेसिकली x है, दिस वन वैल्यू लेस देन 1। ये 2x को हम x ट्रीट करने, 2x शुड बी लेस देन 1। सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ 2x मॉड लेस देन 1। 2 बाहर आएगा, बाहर आकर उधर डिवाइड कर देंगे। हम x पे कंडीशन निकालना चाहते हैं, तो ये हमें x की वैल्यू जो है ना, ये कंडीशन x पे मिल गई। अब कैसे पता चलेगा कि मेरा ये स्टेप सही है या गलत है? स्टूडेंट्स अब चेक कीजिएगा, सुन लें बात। ये चीज हमने इससे बनाई है,
इट मीन एक्स की हर वो वैल्यू, वो तमाम वैल्यूज जो इसके अंदर लाई कर रही है। इसका मतलब है ना एक्स लाई बिटवीन -1/2 एंड 1। जब हम यूं लिखते हैं ना -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3, तो इसका मतलब ये है कि एक्स 3 से लेस है बट -3 से क्या है, ग्रेटर है। अब इसको हम अगर रियल लाइन में शो करना चाहें, देखना चाहें कि ये इस लिहाज से इधर -इन्फिनिटी होता है, इधर +इन्फिनिटी होता है, तो वो कौन सा रीजन या कौन सा पोर्शन या इंटरवल बनता है कि ये चीज जो है ना उस इंटरवल के अंदर लाई कर रही होती है। रीजन या पोर्शन रियल लाइन पे हमने निकालना है। तो इसको देखें, x लेस देन 3 एंड -3 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन -3, तो वो बच्चों ये पोर्शन बन रहा है, ये वाला x लाई बिटवीन -3 एंड 3, ये वाला पोर्शन x 3 से लेस और -3 से ग्रेटर। अब फर्ज कर लो इसके लिए मैं देखना चाहूं तो मैं अब यही चीज इसको -3 के बजाय -1/2 और इसको मैं +1/2 कह रहा हूं, और हम ये यहां पे कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन रियल लाइन पर ये वाला रीजन बनता है। अब आए आगे चलते हैं। वो तमाम वैल्यूज जो इस इंटरवल के अंदर, इस रीजन के अंदर लाई कर रही होंगी, वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी, इस कंडीशन पर पूरा उतरेंगी। वो तमाम वैल्यूज जो इस यानी 0.5 और -0.5 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इसमें पुट करें तो रिजल्ट इससे लेस निकलेगा, बनेगा। चेक कर लें, वो तमाम वैल्यूज जो इन दो के अंदर हैं, इन दो वैल्यूज के अंदर हैं, वो इसमें पुट करें, रिजल्ट लेस देन 1/2 निकलेगा। आए मैं चेक कर लेता हूं। -1/2 और 1/2 के अंदर लेट यहां पे ये -1/2 का मतलब है -0.5, तो इससे इधर इधर रहना है, तो -0.4 या यहां पे देखें 0.3 कोई मर्जी इनमें से वैल्यू जो है ले लो, -0.4 या इसके और आगे इधर जाएं तो 0.3। पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं इस रीजन के अंदर, तो वो वैल्यू इसमें पुट करें। फर्ज कर लो -0.4 पुट करते हो इस रीजन के अंदर, -0.4 मॉड दैट इज लेस देन 1/2। चेक कर लो, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट सेंटेंस ट्रू है, बिल्कुल ट्रू। ये 0.5 और ये चीज उससे लेस ही बनेगी, तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है। अब यहां से ये कंडीशन देख लें मजीद, ये आपकी बुक का इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इसको हमने देखा कि ये वैल्यू बनी कंडीशन लिखते हुए और फिर ये वैल्यू बनी। अब आए, क्या हमने ये चीज दुरुस्त निकाली है? वो तमाम x की वैल्यू जो इसके अंदर लाई कर रही है, ये अब रीजन क्या है, इसके लिहाज से रीजन क्या है, इसके लिहाज से ये जो है 2/3 फर्ज कर लो ये है और -2/3 ये है, तो वो तमाम x की वैल्यू अब चेक करें, x ग्रेटर देन 2/3, तो इधर अब ये रीजन बनेगा, ये वाला ग्रेटर का मतलब है उससे आगे आगे, तो ये +इन्फिनिटी तक, और इधर इससे लेस पीछे पीछे ये वाला रीजन बनेगा, ये वाला -इन्फिनिटी तक। अब आप बच्चों 2/3 से आगे आगे कोई मर्जी x लो और इसमें पुट करो, रिजल्ट लेस देन 1 बनेगा। कोई भी मर्जी वैल्यू 2/3 से आगे आगे कोई मर्जी वैल्यू लो और इधर x की जगह पुट करो और फिर मॉड लो, तो वो आंसर लेस देन 1 मिलेगा। आप चेक कर लेना, वो बात बहुत आगे या लंबी हो जाएगी मैं अगर चेक करके दिखाऊं, और इधर से भी इसी तरह से वैल्यूज। अब आए इस बात पर, वो तमाम x की वैल्यूज जो इस रीजन के मुताबिक बन रही है। अब ये रीजन क्या है बच्चों, जब लेस होता है तो इनर रीजन होता है, जब ग्रेटर होता है तो उसका कंप्लीमेंट यानी आउटर रीजन होता है। फर्ज कर लो यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे चीज होती ना यूं, तो फिर रीजन इसके अंदर वाला ये वाला था, यानी इसका कंप्लीमेंट ये है या इसका कंप्लीमेंट ये है। अगर यूं चीज होती तो रीजन इसके अंदर अंदर वाला था ये वाला, लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन है, तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन 2/3 ये वाला पोर्शन एंड
x लेस देन -2/3 ये वाला पोर्शन। इस लिहाज से ये भी देखें तो मैं अब इसी को ही लिख देता हूं 6/5 अंडर रूट -6/5 अंडर रूट। तो ये वाला रीजन बन रहा है, ये वाला और ये वाला ग्रेटर की वजह से। आप इसके रीजन के अंदर यानी यहां पे इधर वाली कोई वैल्यू 6/√5 से आगे आगे इन्फिनिटी तक, या इधर वाली कोई वैल्यू लेकर इस पोर्शन में, इस रीजन में, इस इनइक्वालिटी में पुट करें, इस सेंटेंस में, तो रिजल्ट लेस देन 1 बनेगा। पक्की बात, चेक कर लें इसके अंदर कोई। अब ये कैलकुलेटर से निकाल लें ना 6/√5 और फिर देखें कि ये क्या चीज बन रही है। ये 1.09 समथिंग इस तरह से, और इधर ये -1.09। अब 1.09 से आगे आगे कोई मर्जी लें एक्स की वैल्यू, लेट आप एक्स को 3 सेलेक्ट कर लो। 1.09 से आगे आगे, ये देखो ना, इसका मतलब है एक्स 1.09 से आगे आगे, 1.09 से आगे, तो सिलेक्ट आप कोई भी वैल्यू कर लो, तो सिलेक्ट आप कोई भी वैल्यू कर लो इससे आगे आगे। अब फर्ज कर लो एक बच्चा कहता है 3 सिलेक्ट करें इससे आगे आगे, तो 3 इसमें पुट करें, 3 सिलेक्ट करके -5 एक्स को 3 सिलेक्ट किया, 3 का स्केल 9 मॉड, ये ओवरऑल ये जो रिजल्ट है ये लेस देन 1 बनेगा। चेक कर लो, इसको सॉल्व करें, रिजल्ट जो भी बने ये 6/45 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जाहिर है 1 से छोटी वैल्यू। इट मीन ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारी कंडीशन सही है या गलत है, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। मैंने किसी बच्चे के ज़हन में ये था कि ये क्या सही है गलत है, ये कंडीशन या ये कंडीशन दोनों ट्रू हैं, ठीक बनाई है ये कंडीशन इसके मुताबिक, यस आप चेक कर लें, कंफर्मेशन कर लें इस तरह से, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। मैंने मजीद और आपके किसी के बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन आए तो क्लियर कर दिया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपने भी अब सोचना। मैं अक्सर कहता हूँ किसी बच्चे के जहन में से सवाल आ सकता है, तो बेसिकली वो मैं खुद बना रहा होता हूँ, बट ये मेरा स्टाइल है इसमें पढ़ाने के अंदर। मैं यूं कहता हूँ कि किसी बच्चे के जहन में ये बात आ रही है, अब मेरे अपने ही, चलो मैं कहता हूँ, मैं ये आपसे सवाल है, मेरे अपने ही जहन में ये बात, वो भी मेरे ही जहन में थी बातें जो मैंने पहले की, लेकिन मैं बच्चे के किसी स्टूडेंट का नाम, मैं क्लास में भी यूं कहता हूँ, फर्ज कर लो अब कोई बच्चा जो है ये सवाल पैदा कर, हर जहन का बच्चा क्लास में बैठा होता है, बहुत हर जहन का बच्चा वीडियो देख रहा होगा, तो मुमकिन है किसी बच्चे के जहन में ये सवाल पैदा हो। मैं खुद सोच के कहा करता हूं। अब मैं आपको एक सवाल करना हूं, जरा सोचिएगा, जवाब देना है, मैं एक आध पार्ट रुक जाता हूं, उसके बाद ये जवाब दूंगा। आप चेक कर लें, सिर्फ इस क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स में, चाहे पिछले लेक्चर में मैंने पहला पार्ट किया, फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले दूसरा कराया, अब मैं तीसरा करा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन 1 के अंदर बच्चों वो ये चीज मांग रहा है, पर क्यों मांग रहा है? Find the values of x for which series is convergent. Also find the values of x. मेरा ये सवाल है कि इतनी चीज सिर्फ क्वेश्चन 1 के अंदर उसके तमाम पार्ट्स में उसने इतनी चीज मांगी है, बाकी चेक कर लें क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स में, क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट्स में, क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स में, आगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर अप टू आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, ये इस एक्सरसाइज के टोटल 10 सवाल बनते हैं, तो सिर्फ पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में उसने ये कंडीशन मांगी है, आगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसने ये कंडीशन नहीं मांगी, ये वाली। आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्जेंस वाली कंडीशन, ये वाली जो हम ये काम किया करते हैं, सिर्फ पहले सवाल में हो रहा है, पहले सवाल में हम कर रहे हैं, वो मांग रहा है, बाकियों में उसने मांगी भी नहीं है और हम करेंगे भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि उसने क्यों मांगी है कंडीशन पहले में, बाकियों में क्यों नहीं मांगी? तो आपने सोचना है, मैं भी बताऊंगा जवाब, आप भी सोचिएगा। पार्ट 4 है 3 + x ओवर 3 - x। पहले हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे। कभी भी हम
डिनोमिनेटर पर बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन ये देखें ना ऊपर वाली वैल्यू पर लग रहा होता है जो ऊपर नोमिनेटर में हो। तो अगर किसी क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो हम उसको पहले ऊपर ले जाएंगे और फिर ऊपर ले जाकर हम उस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। अब इसमें नीचे होल पावर 1 है, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर होल क्या हो जाएगी, -1। अब हमने इस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है, ये तो साथ ऐसे ही रहेगा, ये फाइनली एंड पे क्या है, मल्टीप्लाई होगा। हमने अब इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है, तो यहां पहले 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए 3 को क्या करेंगे, बाहर कॉमन लेकर आएंगे। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर लिया, 3 बाहर कॉमन आएगा, ये वाला स्टेप मैंने नहीं किया जो मैं ऐसे होल ब्रैकेट बनाकर करता था, मैंने डायरेक्ट ये स्टेप कर लिया। आप भी चाहें तो यूं डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज बाहर कॉमन लेते हैं उस पे भी पावर डालनी है, क्योंकि ये इस तरह से a इंटू बी होल पावर -1 है, तो a पे भी पावर -1, b पे भी पावर। अब इसको देखें, अब इस पे हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है, तो अंदर नेगेटिव आ गया। जब भी अंदर नेगेटिव हो तो उस नेगेटिव को आगे, मतलब अगली टर्म के साथ आगे लिखकर साथ अंदर शुरू में पॉजिटिव लिख देना, यही काम हमने किया। अब इस पे ये 3 को 3 पावर -1 को 1/3 करके मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, इसको भी अब मैं इन दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड भी कर रहा हूं। 3/3 दैट इज 1 एंड 1 + x/3, यानी आप चाहें तो पहले ये स्टेप कर लें, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 - x/3 होल पावर -1, ये वाला स्टेप। तो ये 1 + x/3 और इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लग रही है, वो वाली बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + nx, वो फार्मूला, प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इसका स्केयर, प्लस n इंटू n-1 n-2/3 फैक्टोरियल इसका क्यूब। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया 4 टर्म्स तक लगाना है फार्मूला, तो 4 टर्म कहां तक बन रही है, x³ तक बन रही है। इसमें शुरू में देखे ना तो 1 है, दैट्स वाई 4 टर्म x³ तक बन रही। अब इनको सिंप्लीफाई भी करने साथ अगले स्टेप में, ये प्लस x/3 ये साथ आता रहेगा, ये चीज आती रहेगी। ये 2 फैक्टोरियल को मैंने नीचे ऐसे अलग करके लिख लिया। आप चाहें तो ये सारी वैल्यू एट ए टाइम कैलकुलेटर से सॉल्व करें, कोई उसमें मसला नहीं, लेकिन मैं आपको मजीद समझाने के लिए ये स्टेप कर रहा हूं। 1/2 फैक्टोरियल -1 इंटू -2 साथ x²/9, फिर 1/3 फैक्टोरियल, वो 6 है, वो बाहर मैंने डायरेक्ट उसको 6 लिख लिया। चाहें तो आप 1/3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, तो मैंने इसको डायरेक्ट 6 लिख लिया। और ये -1 -2 -3 और साथ ये नेगेटिव x³/27, ये क्यूब को अंदर ओपन किया। अब इनको फाइनली सिंप्लीफाई कर लें, 1 + x/3, 2 फैक्टोरियल 2 होता है और ये ऊपर भी 2 है, तो 2 से कट जाएगा, x²/9 कैलकुलेटर से ही कर लें सॉल्व। अब ये देखें 4 नेगेटिव्स हैं, 4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रिजल्ट पॉजिटिव, 4 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रिजल्ट पॉजिटिव, लेकिन 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रिजल्ट नेगेटिव, 5 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ये ओवरऑल 4 नेगेटिव में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई होकर। और ये देखें 1 × 2 × 3 दैट इज 6, 6/6 कट जाएगा। तो फाइनली ये हमारे पास इधर वैल्यू बची। यहां पे हमने इनको अब आगे मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, वैसे मेंशन कोई नहीं है कि हमने जवाब किस फॉर्म में लाना है, तो अगर कोई बच्चा कहता है मैं इधर ही छोड़ दूं, तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन में आप पेपर में जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो टाइम कितना है। अगर टाइम शॉर्ट है तो फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि मेंशन नहीं है कि शो दैट नहीं है कि ये जवाब लाना है या प्रूव दैट में, तो वो आंसर सामने मेंशन होता है ना, तो हम वही जवाब लाते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि इनको आगे मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि मैथ में आपने बच्चों मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म तक जाना है, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म तक। अच्छा, मैं पिछले पार्ट्स में भी, मैंने पहले लेक्चर में भी बताई थी बात, अब मैं इनके लिए भी पिछले पार्ट्स जो अभी मैंने कराए उनके लिए भी बात बता रहा हूं, चूंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्सपैंड अप टू 4 टर्म्स। आप अगर स्टेटमेंट देखें ना तो लिखा हुआ है एक्सपैंड अप टू 4 टर्म, तो आगे मैं सो ऑन लिख दिया करता हूं। लेकिन कोई बच्चा कहता नहीं बस 4 टर्म्स तक है तो मैं
4 टर्म्स तक ही लिखता हूं, तो फिर अगर वो 4 टर्म्स तक लिखता है तो फिर इक्वल की बजाय अप्रोक्सीमेट लिख ले। यानी यहां मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वो इधर तक की फार्मूले को लिखता है, फिर इक्वल ना लिखे, क्योंकि इक्वल में तो फिर सारी टर्म्स होती है ना, तो वो फिर यूं अप्रोक्सीमेट डाल ले और साथ वो लिख ले ओपन द फार्मूला अप टू जस्ट 4 टर्म्स, तो एंड नेग्लेक्टिंग अदर टर्म्स। तो इस तरह से साथ ही अप्रोक्सीमेट का निशान डालें। लेकिन फर्ज कर लो आपने सो ऑन डाला है, तो फिर आपने अप्रोक्सीमेट नहीं डालना, इक्वल ही डालना। अब यहां पर आकर मैंने अप्रोक्सीमेट डाल दिया, क्योंकि अब मैंने इनको आगे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने अंदर देखे ना 4 टर्म्स तक वैल्यूज रखनी है, तो अगली टर्म्स को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर आप इक्वल डालेंगे ऐसे, तो फिर यहां अंदर आप सो ऑन लिखेंगे, तब भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है, गलत नहीं है। अगर आप सारी अगली टर्म्स को इग्नोर कर चुके हैं तो फिर अप्रोक्सीमेट डाल लें, वरना आप इक्वल डाल के सो ऑन डाल दें, जैसे आपकी मर्जी। इसमें कोई ये इतना, क्योंकि बुक में पीछे आंसर नहीं मेंशन है ना कि सो ऑन के साथ आंसर उन्होंने रखा है या जस्ट इधर तक की है, तो उस लिहाज से फिर हम फाइनल डिसीजन कर लेते। बहरहाल आपकी मर्जी है, दोनों तरह से जैसे देख लें। अब बच्चों इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में हमने 4 टर्म्स तक रिजल्ट रखना है, 4 टर्म्स तक, तो इसमें क्या करना, जरा गौर करना। 1 से तो सारी चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो एज इट इज, यानी ये पहली 4 टर्म्स ये 1 से मल्टीप्लाई करके ये आई हैं, यहां से अब आगे अगली मल्टीप्लिकेशन शुरू हो रही है, ये वाली, ये अब इससे मल्टीप्लाई होगी x इंटू 1 दैट इज x ओवर 3, फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 9, फिर ये x क्यूब ओवर 27, फिर x4 ओवर 81। अगर आपने बच्चों यहाँ इक्वल का साइन डाला होगा तो आप टू सो ऑन रखें, अगर आपने अगली टर्म्स को नेग्लेक्ट कर चुके हैं तो अप्रोक्सीमेट डालें, अगर आपने यहाँ इक्वल का साइन डाला होगा तो फिर ऐसे होगा। अब इसमें जो सेम पावर्स वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, मतलब ये वाली टर्म इसके साथ इकट्ठी कर लें, तो x ओवर 3 x ओवर 3 2x ओवर 3, 7 प्लस 7 तो अपने आप का वो डबल हो जाता है, तो x ओवर 3 अपने आप का डबल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली वैल्यू ये और ये 2x स्क्वायर ओवर 9, सिमिलरली ये वाली वैल्यू x क्यूब ओवर 27, x क्यूब ओवर 27, ये 2x क्यूब ओवर 27, लेकिन x4 ओवर 81 वो साथ वैसे। अब इसको अगले स्टेप में आप रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आपको क्या है, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए, तो अगले स्टेप में इसको क्या करें, रिजेक्ट कर दें। लेकिन अगर आप लिख भी दें तो कोई इतना मसला नहीं है, आप टू सो ऑन साथ, अगर आपने अप्रोक्सीमेट नहीं डालना है, इक्वल का साइन डालना है, तो आप टू सो ऑन, और नाम भी लिखें तो कोई मसला नहीं। उसने चूंकि कहा हुआ है कि एक्सपैंड अप टू 4 टर्म, यानी रिजल्ट आपने आखिर में 4 टर्म्स तक रखना है, तो उसको नेग्लेक्ट कर दें, लिखना है रिजेक्टिंग या नेग्लेक्टिंग द लास्ट टर्म, 5th टर्म, और बाकियों को साथ लिख देना। दिस इज द सॉल्यूशन। नो सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का भी उसने कहा है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि 4 टर्म तक एक्सपेंड करें और फिर कंडीशन भी निकालें कि एक्स पर क्या कंडीशन है कि सीरीज कन्वर्जेंट हो। नो सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। अब हम क्या करें बच्चों, किस पे कंडीशन लगाएं? हमने बच्चों उस वैल्यू पे कंडीशन लगानी है जिस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला लगाया, यानी इस पर। ये तो बाहर कोई मल्टीप्लाई चीज हो रही ना, हमने तो इस पे कंडीशन लगानी है, इस चीज पर, इस पर या इस पर, एक ही बात। इट मीन यहां पे अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू 1 के साथ है उसको हमने लेस देन 1 उस पे कंडीशन लिखनी है, वो वाली। जिस वैल्यू पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया उस पे कंडीशन लगानी है, और उस पर देखें तो ये 1 के साथ ये है, इस पर कंडीशन लगानी है, दिस इज लेस देन 1। अब इसको सॉल्व कर लें, यहां से आगे x की वैल्यू बना लें, तो नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, 3 को बाहर ले जाकर 1/3 फिर उधर मल्टीप्लाई कर दें। अब मॉड हटाएं तो यही चीज इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव होगी, बट ऑर्डर वही रखना है। अगर लेस वाला ऑर्डर है तो यूं, लेकिन फर्ज कर लो अगर यूं होता तो फिर हम, जैसे प्रीवियस पार्ट में था, फिर हम यूं करते। ऑर्डर वही रहना है जो क्वेश्चन के अंदर है, ऑर्डर को जो है
आपने इस तरह से, अब ये देखें ना, हाँ जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो फिर ऑर्डर वो बदल रहा होता है। तो यूं हो तो इसको यूं लिखना है, और अगर यूं है तो फिर इसको यूं लिखना है। ये मैंने वैसे बता दिया कि ऑर्डर नहीं चेंज करना। अब आए मैं अपने उस सवाल का जो अभी पिछले पार्ट में मैंने किया था, मैं उसका बच्चों आपको जवाब देता हूँ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 के बाद हर बार हमें जो अंदर दो वैल्यूज होंगी फार्मूले के अंदर, उन पर हमें कन्वर्जेंस की कंडीशन खुद पता चल रहा होगा। कहीं कहीं वो खुद भी कह रहा होगा कि एक्स इतना छोटा है कि आप स्केयर और क्यूब पावर्स को नेग्लेक्ट कर दें, और कहीं कहीं वो नहीं भी कहेगा तो हमें खुद पता चल रहा होगा। इधर हम चाहते हैं कि सीरीज कन्वर्ज हो जाए। कन्वर्ज से मुराद उसका सम पॉसिबल हो, उसका सम निकल सके। याद रखें, कोई भी सीरीज होती है तो उसका सीरीज से सम निकालते हैं, तो हमेशा हम चाहते हैं कि उसका सम निकाल सकें। लेकिन इन्फिनिट सीरीज के लिए हमें फिर जो है, मैंने अपने ये बेसिक इसी एक्सरसाइज के टॉपिक को जब मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने बात की थी कि इन्फिनिट सीरीज में हम फिर सम को फाइंड करने के लिए, सम को बनाने के लिए, या सीरीज को कन्वर्जेंट बनाने के लिए, सम निकालने के लिए जिस चीज पर पावर्स होती हैं उस पर हम ये लेस वाली कंडीशन लगाते हैं। एक्स पे पावर्स हैं तो एक्स मॉड लेस देन 1। अब इधर किस पे पावर्स हैं? -x/3, उस पे हमने लेस देन 1 वाली कंडीशन लगानी होती है। क्यों? ताकि सम निकल सके। हमने अब यहां पे जो है x की वैल्यू बनानी है, बतानी है अंडर दिस वैल्यू ऑफ x, यानी इस सीरीज में। अब वो बात वाइंड अप हो रही है, इस सीरीज में x को इस रीजन या इस इंटरवल के अंदर अंदर रखें। मैं ये निकाल देता हूं, बता देता हूं वैल्यू। ये रीजन इधर ये -इन्फिनिटी होता है इस एंड पे, और इधर ये +इन्फिनिटी है। बट ये -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी हाइपोथेटिकल वैल्यूज होती हैं, इधर हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या अचीवेबल वैल्यूज नहीं है। तो वो रीजन कौन सा है? वो रीजन ये वाला है, ये जो कह रहे हैं ना क्वेश्चन में, ये वाला पोर्शन, इस रीजन के अंदर अंदर एक्स लाई कर। आप इस रीजन के अंदर, अब सुन लो जुमला, अगर हम इस सीरीज में x की वैल्यू इस रीजन या इस इंटरवल के अंदर अंदर रखें तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x सीरीज विल कन्वर्ज। ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करेगी अंडर दीज वैल्यूज ऑफ x। अगर हम इन वैल्यूज से बाहर चले जाएं, यानी x की वैल्यू 3 से आगे या -3 से पीछे रहें, तो ये जिन चीजों पर हम पावर्स ले रहे हैं ये ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे। मसलन आप x को 5 लो, 5/3, ये तो 1 पॉइंट समथिंग है। इट मीन ये डाइवर्ज करेगी। वो चीज जिस पर पावर्स हैं उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 1 हो। तो पावर लेते जाए, पावर बढ़ाते जाए, एक स्टेज आएगा कि वैल्यूज इतनी छोटी हो जाना शुरू हो जाती हैं कि वो पिछली वैल्यूज में ऐड करें या ना करें, रिजल्ट पर, सम पर असर या फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली चौथे चैप्टर के अंदर हम इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर जब मैं कराऊंगा, मैंने एक्चुअली 4.3 के बाद फिर वो चौथा चैप्टर बच्चों के कहने पे छोड़ दिया और 7वां शुरू करा दिया। तो बेसिकली वहां पे r पे कंडीशन है, इधर x पे वही कंडीशन बना रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि इन्हीं वैल्यूज के अंदर हम x को रखें तब सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो हम उसी सवाल में चूंकि साथ x पड़ा होता है तो हम साथ ही सम निकालने के बाद x पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे होते हैं। x पर साथ हमने रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन लगानी है कि ये सीरीज को कन्वर्जेंट होना चाहिए, और इसको कन्वर्जेंट रखने के लिए साथ हम ये कंडीशन लगा रहे होते हैं। तो इस कंडीशन से आइडिया यही हो रहा है कि आगे फिर प्लस ऑन भी होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिट टर्म्स हैं तो साथ हम कंडीशन लगाएंगे। अगर इन्फिनिट टर्म्स ना हो तो हम साथ कंडीशन नहीं लगा रहे होते। तो आप अगर क्वेश्चन में प्लस ऑन डाल भी दें तो कोई खास गलती या मिस्टेक
नहीं है, क्योंकि अगर आप फाइनाइट टर्म खुद ही रख रहे हैं तो फिर इस कंडीशन का मकसद नहीं रहता, फिर इस कंडीशन के होने की जरूरत नहीं रहती। ये कंडीशन तो तब लगाते हैं जब इन्फिनिट टर्म्स हो, तो आप प्लस सो ऑन भी कर लें तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप प्लस सो ऑन नहीं डालते तो फिर इधर क्या डाल देना, अप्रोक्सीमेट डाल देना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स इन्वॉल्व है, एक्स पड़ा हुआ है, तो हमने सीरीज को कन्वर्जेंट बनाने के लिए उस एक्स पर फिर क्या है, कंडीशन लगा रहे होते हैं, और वो एक्स एंड पे जो हमें कंडीशन निकलती है वो कंडीशन बता रही होती है कि इन एक्स की वैल्यूज के साथ फिर जरूर सीरीज क्या है, अंडर दिस कंडीशन ऑफ एक्स, अंडर दीज वैल्यूज ऑफ एक्स सीरीज विल कन्वर्जेंट। ये उस सवाल का जवाब है जो थोड़ी देर पहले अभी मैंने पूछा था। पार्ट 5 है 1 माइनस 2x/3 प्लस x/2 होल अंडर रूट। ये बिल्कुल प्रीवियस पार्ट 4 की तरह है। स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाकर इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। जिस पे पावर 1 हो उसको कुछ नहीं करना, उस पे कोई फार्मूला नहीं लगेगा, उसने तो अल्टीमेटली अंदर मल्टीप्लाई करना है। मैंने इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है, तो पहले मुझे यहाँ 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए 3 कॉमन लूंगा, 3 पे ऊपर पावर भी बाहर आएगी, तो यहां अंदर बनेगा 1 प्लस x/6, ये 3 डिवाइड हो जाएगा। अब इसको नीचे जाकर या तो 3 पावर प्लस 1/2 लिख लो या अंडर रूट लिख लो 3 पे, और इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं। ये स्टूडेंट्स इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगी है, ये देख लें। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखें पिछले पार्ट्स की तरह ये 2 फैक्टोरियल मैंने बाहर लिखा, इसको एज इट इज लिखा, और इसको आगे -1/2 और इसको -3/2 साथ इसका स्क्वायर ओपन किया। सिमिलरली 1/3 फैक्टोरियल को बाहर लिखा, ये -1/2, ये -3/2, -5/2, इस तरह से इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये चीज बन गई है। अब हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 2-3 तरीके हैं, या तो 1/√3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, या पहले सिर्फ डिनोमिनेटर को √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने पहले √3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना आसान है इसलिए पहले √3 को मल्टीप्लाई किया। ये देखें नीचे हर टर्म के साथ √3 आ गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर -2x से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहां तक तो ये वही टर्म्स एज इट इज आएंगी। अब -2x से मल्टीप्लाई करना है, तो -2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां इस टर्म को मैंने नहीं लिखा, इसके साथ जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x4 बनेगा। स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें ना, तो जब अंदर बेस में 1 या 1 के अलावा कोई कांस्टेंट है और हमने इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला लगाया, तो x³ तक 4 टर्म्स बने, यानी बेसिकली वो यहाँ पे ये कह रहे कि 4 टर्म्स तक की जाना है, तो x³ तक 4 टर्म्स बन रही हैं। इट मीन जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ तक टर्म्स रखें, उससे आगे ना जाएं, क्योंकि x³ तक 4 टर्म्स बन रही हैं। मतलब ये है कि जब आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहां तक ये 4 टर्म्स हैं, लेकिन जब -2x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ये -2x आएगा, लिखेंगे, ये +2x स्क्वायर बनेगा और नीचे ये वैसे ये -2x³ बनेगा, और वो 96 से कट कर 48 बन गया। यानी जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 से कट जाएगा 2, लेकिन इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x⁴ बन रही है, तो वो सो ऑन में ही रहने दें, क्योंकि x³ तक हमारी 4 टर्म्स पूरी हो रही हैं। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में x³ से आप आगे ना जाएं, बाकी ये x की टर्म्स और x² की टर्म्स आपस में मर्ज हो जाएंगी। कैसे, ये देखें, अब गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां तक x³ तक जाना है, आगे नहीं लिखना। तो अब आप देखें, ये तो एज इट इज ये x की टर्म्स को इकट्ठा करना है, तो तरीकेकार ये है कि इनमें से आप जो है पहले x ले लो कॉमन। मैं ये आपको करके दिखा देता हूं, -x/12√3 -2/√3, साथ आप x को पहले ले लो बाहर कॉमन, ये चीज बन जाएगी। अब आप 12√3 ले लो एलसीएम, तो इसके साथ अब नीचे √3 है, तो ये -1 और ये बनेगा 12, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -24 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा टोटल -25/12√3, साथ x जो हमने बाहर कॉमन लिया था वो साथ आ जाएगा। ये चीज बन गई है। यानी इन दोनों को जब आपने सॉल्व करना है तो x को कॉमन लेकर अंदर एलसीएम ले लें। सिमिलरली x² की टर्म्स को जब आपने सॉल्व करना है तो इस पे भी यही तरीका है
ये वैल्यू है 1/96√3 और ये वैल्यू है +2/12√3। एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, इसका बेटा अंदर एलसीएम ले लें 96√3, तो ये 1 आएगा और ये 12 8 96, 2 से इसको मल्टीप्लाई 8, 12 8 96 और 8 उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 17 एक्स स्क्वायर ओवर 96√3। और सिमिलरली ये एक्स क्यूब की रकमों को भी इसी तरह से एक्स क्यूब बाहर कॉमन लेकर इन दो का फिर आगे एलसीएम ले लें, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई है। यहां तक ही काफी, हमने 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है। नो सीरीज विल कन्वर्जेंट, यहां पे आप आए स्टूडेंट्स, देखें जिस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लग रही है, फार्मूला लग रहा है, उस पर कंडीशन लगानी है। तो इसमें ये देखें 1 के साथ x/6 है, तो हम इसको x समझते हुए इस पे कंडीशन लगाएंगे, तो x/6 मॉड दैट इज लेस देन 1। तो यही कंडीशन हमने बाइनोमियल सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए लगाई है। यानी इन क्वेश्चन में स्टूडेंट्स x इन्वॉल्व है, तो x पर हमने जरूर कंडीशन लगानी या निकालनी है कि अंडर दिस वैल्यू ऑफ x सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। यानी हमने सीरीज को कन्वर्जेंट करने के लिए x पर कंडीशन लगानी है, क्योंकि क्वेश्चंस में तमाम पार्ट्स में क्या है, x इन्वॉल्व है। तमाम पार्ट्स में x, क्योंकि तमाम पार्ट्स में x इन्वॉल्व है, दैट्स वाई हमने बच्चों x पर कंडीशन लगानी है। आखिर में हमने x पर कंडीशन निकालनी है, बतानी है कि अंडर दीज वैल्यूज ऑफ x सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। लास्ट पार्ट 6 है x + 1√1 - x अंडर रूट। स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाकर पावर इसकी -1/2 बन जाएगी, और इसको भी मैंने x + 1 की बजाय 1 + x कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसको यहां पर छोड़ दें, क्योंकि दोनों पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, तो हम एट ए टाइम दोनों टर्म्स लेकर चलेंगे, तो हमें बार बार हर एक की टर्म अलग अलग लिखनी पड़ेगी और उस पर हमारा टाइम ज़ाया होगा। इसलिए इसको यहाँ पे छोड़कर इस पे अलग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं और इस पे अलग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं। जब आप बच्चों इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो ये सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट बन रहा है, ये प्लीज़ देख लें। और जब आप इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, बात लंबी हो जाएगी, आपको सारा पता चल चुका है। तो इसका ये जवाब बन चुका है, ये देख लें, इसमें कोई मसला नहीं है, आपको ऑलरेडी मैं कैलकुलेशन करना बता चुका हूँ। अब इन दोनों रिजल्ट्स को वापस ए में पुट करके इनको अब आपस में मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही बात जो पिछले क्वेश्चन में की थी, जब भी अंदर कांस्टेंट हो, यानी पहली टर्म कांस्टेंट हो और इधर x हो, तो लाजमी बात है x क्यूब तक 4 टर्म्स बनेंगे, क्योंकि उसने बोला हुआ एक्सपैंड अप टू 4 टर्म्स। तो इसमें भी x क्यूब तक 4 टर्म बनेगी और इसमें भी x क्यूब तक 4 टर्म बनेगी, 4 टर्म बनेगी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले तो 1 को इन सारों से मल्टीप्लाई करो यहां तक, जहां भी रेड प्लस है इट मीन अगली मल्टीप्लीकेशन शुरू होगी है। अब x/2 को बच्चों इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा और इससे, लेकिन इससे नहीं मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे पिछले पार्ट में भी मैंने बोला कि x4 तक ना जाए, क्योंकि यहाँ पे जो 4 टर्म्स बन रही हैं वो x क्यूब तक बन रही हैं। दैट्स वाई जब भी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 या x5 वाली टर्म बन रही होगी तो उसको नेग्लेक्ट कर दें, जस्ट यही लिखें मल्टीप्लाई एंड राइटिंग द टर्म्स अप टू x क्यूब तक अगर टर्म्स बन रही हैं तो ठीक है, क्योंकि x क्यूब तक 4 टर्म्स पूरी हो रही हैं तो हम x क्यूब तक लिखेंगे। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा x/2, इससे मल्टीप्लाई होगा x²/4, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 3x³/16, लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x4 बन रहा है, ना लिखें, वो हमने बाद में भी नेग्लेक्ट करनी है। ये जो जुमला लिख दिया यही काफी है। अब ये -x²/8 ये इन दो से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, लेकिन इससे या इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो रिजल्ट फिर x4 और x5 बन जाएगा, तो ये 2 टर्म्स बनेंगी। सिमिलरली x³/16 को जस्ट फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके ये लिखूंगा, अगली टर्म्स नहीं लिखनी। यानी इसको x³ तक, x वाली टर्म को x² तक मल्टीप्लाई करें, क्योंकि x³ बनेगा x² तक, यानी इन 3 से, लेकिन -x²/8 को इन 2 से और x³/16 को जस्ट इससे और बाकियों को नेग्लेक्ट कर देना। ये सेंटेंस लिखकर जहां जहां ये प्लस या माइनस ग्रीन रेड इंक से लिखा है मैंने, इट मीन यहां से अगली मल्टीप्लिकेशन शुरू हो रही है,
और मैं जस्ट टर्म एक्स क्यूब तक लिख रहा हूं। अगर x4 मल्टीप्लिकेशन में बन रहा है या x5 मल्टीप्लिकेशन में बन रहा है तो उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं, यानी सो ऑन में ही वो आ रही है। अब क्या करना है, पिछले पार्ट की तरह इनका सम ले लेना है। 1 तो एज इट इज। अब x की टर्म्स को देख लो, कितनी x की टर्म्स हैं, ये 2 x की टर्म्स हैं, x/2 प्लस x/2। उसी तरह से बच्चों x को बाहर कॉमन ले लो और इसका अंदर एलसीएम लो, तो 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व करें तो 1 और अंदर और साथ x मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट अब आप एक्स स्क्वायर की टर्म्स देखो। एक्स स्क्वायर की जो टर्म्स हैं कौन कौन सी हैं, एक ये और एक ये। इन तीनों में से एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, 3/8 प्लस 1/4 माइनस 1/8 और बाहर एक्स स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लो, इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लें, ये कैलकुलेटर से फ्रैक्शन की वैल्यू सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, ये रिजल्ट बनेगा। और एक्स क्यूब वाली वैल्यूज को सॉल्व करें तो ये रिजल्ट बनेगा। तो ये हमारे पास इनका आंसर बन चुका है अप टू 4 टर्म। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे 2 सीरीज हैं, एक ये और एक ये। इसमें प्लस एक्स है और इसमें माइनस एक्स है। तो माइनस एक्स का चाहे मॉड ले लो या प्लस एक्स का मॉड ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप, ये पहली सीरीज थी और ये दूसरी है, ये पहली सीरीज में प्लस एक्स है, दूसरी में माइनस। इन दोनों में से किसी एक पर मॉड लगाकर कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया बना सकते हैं। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लो कंप्लीटली या इसको, किसी एक को सॉल्व कर लो, क्योंकि माइनस एक्स का मॉड या प्लस एक्स का मॉड, ये देखो ना इस पे भी अगली कंडीशन यही बन रही है। तो चाहे दोनों लिख लो, दिस वन एंड दिस वन, दोनों लिख लो, तो 1 मिनट लगना है। तो ये आपके लिए ये या ये एक ही बात है। दिस इज कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस।